हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि कौन से लोग सबसे पहले कौन सी यूरोपीय जाति जो है भारत में व्यापार करने के लिए आई। तो सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा जो है एक पुर्तगाली था, भारत की उसने खोज की और सबसे पहले पुर्तगाली लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहाँ पर पहुंचे? तो सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डिगामा जो है कालीकट में पहुंचा था। जगह का नाम है कालीकट। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। अब हम पढ़ेंगे कि वास्को डिगामा जो है वो उसने आगे क्या किया। 1498 ईस्वी में उसने भारत की खोज करी व्यापार के उद्देश्य से। उसके बाद 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क अल्बुकर्क जो था एक पुर्तगाली जो है अधिकारी था, जो पुर्तगाल का की नौसेना का अध्यक्ष था। वो जो है अपने नौसेना बेड़ा के साथ 1503 ईस्वी में भारत आया और उसने 1503 ईस्वी में कोची में जो है अपना एक व्यापारिक केंद्र खोला। 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क ने कोचीन है वहां पर अपना एक व्यापारिक कारखाना खोला और उसके पश्चात दीव और दमन पे अपना और मालाबार क्षेत्र में अपना कब्जा किया, जिसके कारण 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर बना दिया गया। अल्बुकर्क ने को पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। किस को पुर्तगाली साम्राज्य का स्थापक कहा जाता है? तो अल्बुकर्क एक पुर्तगाली गवर्नर, जिसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक से छीनकर वहां पर अपना व्यापारिक केंद्र खोला। ठीक है, तो इस तरह से। और फिर उसके बाद 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक से छीन लिया गया। ठीक है, फिर उसने धीरे धीरे कलकत्ता में हुगली पर अधिकार किया। कलकत्ता में हुगली पर अपना एक व्यापारिक केंद्र खोला। शाहजहां की अनुमति से उसने बुंदेल में अपना व्यापारिक कारखाना खोलने की अनुमति ले ली। तो इस तरह से अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों के साम्राज्य जो तटीय क्षेत्र में, भारत के जो तटीय क्षेत्र है उसमें पुर्तगालियों के साम्राज्य स्थापना में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। ये सब कब हुआ? 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। तो इस तरह अल्बुकर्क के शासन का जो गवर्नर का जो उसका टाइम था, उसमें पुर्तगाली जो लोग थे या पुर्तगाली जो थे यूरोपियन लोग, उन्होंने काफी प्रगति करी। इंडिया में कई कई जगह तटीय क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले, अपने व्यापारिक विस्तार किया। अब 1560 ईस्वी में अल्बुकर्क के बाद 1560 ईस्वी में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा गवर्नर बनकर भारत आया। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा गवर्नर बनकर भारत आया। उसके साथ एक पादरी भी आए जिनका नाम था संत फ्रांसिस्को जेवियर। 1560 ईस्वी में सेंट फ्रांसिस्को जेवियर और मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, ये दोनों पुर्तगाली व्यापारिक जो साम्राज्य था उसको स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जो संत फ्रांसिस्को जेवियर थे, ये ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भारत आए थे। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोग और मछुआरों को
इन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया कि आपको ईसाई धर्म अपनाना चाहिए। ईसाई धर्म के प्रति उनकी जो है उनके मन में जो है ईसाई धर्म अपनाने के प्रति जिज्ञासा जो है या फिर सहमति लेके आए ये लोगों को कि ताकि वो ईसाई धर्म अपना ले। तो ये सब काम किए संत फ्रांसिस्को जेवियर ने। 1608 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए। जब पुर्तगालियों को इतना ज्यादा व्यापार करते हुए देखा और देखा कि वो कितना ज्यादा पैसा लेकर आ रहे हैं अपनी कंट्री में व्यापार कर करके, तो अंग्रेज का भी मन किया कि हमें भी इंडिया में जाकर अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए, वहां पर अपना साम्राज्य भी स्थापित कर सकते हैं हम। ये मंशा उनके दिमाग में चल रही थी। इसीलिए इसी उद्देश्य से 1608 में एक अंग्रेज अधिकारी विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर के दरबार में जो है आया और वह अपने साथ जो है बहुत सारे बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात, मोती जो राजा अपने क्राउन में यूज करते थे, उस तरह का बहुत सारा सामान जो है अपने साथ लेकर आया, जिससे जो जहांगीर था वो बहुत खुश हुआ और खुश होकर जहांगीर ने विलियम हॉकिंस का वेतन निश्चित कर दिया। 30,000 रुपए का वेतन निश्चित हुआ और उसे कई जिलों का मनसबदार नियुक्त किया गया। अपने राज दरबार में उसको जगह दी गई। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने अपने राज दरबार में जगह दी, उसका वेतन निश्चित किया और उसे कई जिलों का मनसबदार जो है नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद जो विलियम हॉकिंस हैं, उन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए एक मुगल जो है उनकी बेटी के साथ जो है अब शादी करी। उन मुगल का नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह की बेटी के साथ विलियम हॉकिंस ने शादी करी, जिन्होंने मुस्लिम धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्ट पहले ही हो चुके थे। उनकी बेटी के साथ जो है विलियम हॉकिंस ने शादी करी, अपने राजनीतिक संबंध बनाए, वैवाहिक संबंध भी बनाए। भारतीय ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए हुए मुगल मुबारक शाह की बेटी के साथ विलियम हॉकिंस ने शादी करी। तो इस तरह से जो है अंग्रेजों का प्रभुत्व और भी ज्यादा बढ़ गया राज दरबार में, कि वो किसी उनके जो राजनीतिक संबंध थे वो और भी ज्यादा मजबूत हो गए। ये सब कुछ देखकर पुर्तगालियों ने तटीय क्षेत्रों में कई जगह मुगलों की सेना के साथ या मुगल जो जहाज जाते थे व्यापार के लिए, उनके ऊपर जो है आक्रमण करना या लूटपाट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण पुर्तगालियों का और मुगल सेना का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल नौसेना का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल नौसेना का अंग्रेजों ने पूरा पूरा साथ दिया और जिसके कारण अंत में पुर्तगाली जो लोग थे उनको अपना बोरी बिस्तरा लेकर यहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि कई कई जगह जो है दोनों लोग एक हो गए थे। अंग्रेजों ने मुगलों को एक अच्छी नौसेना देने में उनका साथ दिया। तो इस तरह से जो है पुर्तगालियों की हार हुई और 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों से हुगली का अधिकार छीन लिया गया। कौन सा अधिकार छीन लिया गया? हुगली का अधिकार जो है, हुगली में जो व्यापार करने का अधिकार जो है वो छीन लिया गया। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों से हुगली पर जो व्यापार करने का अधिकार है वो छीन लिया गया और फिर धीरे धीरे डचों के आक्रमण से भी धीरे धीरे पुर्तगालियों का पतन होना शुरू हो। अब हम देखेंगे कि पुर्तगालियों को कौन सी ऐसी चीजें हैं भारत में जिन्होंने व्यापार के लिए पुर्तगालियों को भारत में आकर्षित करा। जिस भारत की खोज में के लिए जहां व्यापार करना चाहता था पुर्तगाल, वहां पर उन्होंने अपने इतने सारे नाविक जो हैं, इतने सारे लोग जो हैं वो कुर्बान कर दिए। कितने सालों से वो लगे रहे कि भारत की खोज करनी है और वहां पर व्यापार करना है। तो कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने आकर्षित किया पुर्तगालियों को भारत में व्यापार करने के लिए? तो सबसे नंबर 1 पे आते हैं काली मिर्च, गरम मसाले, हल्दी, चंदन, रेशम,
टाफ्टा, टाफ्टा एक तरह का कपड़ा होता है, जूट। ठीक है, सबसे अच्छे जो जिसके कारण ज्यादा जो है व्यापार होता था वो था गरम मसाले। जो गरम मसाले था इनका व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता था। अकेले अकेले काली मिर्च के लिए ही अंग्रेज लोग जो है और पुर्तगाली लोग, सारे लोग जो है यहाँ पे इस काली मिर्च का व्यापार करने के लिए उत्सुक रहते थे। तो पुर्तगाली लोग 1,70,000 क्रूजोडो सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च के व्यापार के लिए अपने साथ लेके आते थे। 1,70,000 क्रूजेडो, जो एक ब्राजील करेंसी है आजकल, तो उसको अपने साथ सिर्फ काली मिर्च का व्यापार करने के लिए लेकर आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे गरम मसालों की यूरोपीय देशों में कितनी मांग थी। यहाँ से कई चीजें जो है, जूट जो है ये वहां से जाता था, बंगाल से जाता था जूट। भारत का जूट की भी विदेशों में बहुत ज्यादा मांग थी। अब हमने ये देखा कि हमारे यहाँ से काली मिर्च का जो है बहुत ही अधिक गरम मसालों का फॉरेन में जो यूरोपीय कंट्री है वहां पर व्यापार होता था। तो जो पुर्तगाली लोग थे वो पश्चिमी देशों से हीरे जवाहरात, बहुमूल्य रत्न, मोती, ये अपने साथ सोना अपने साथ लेकर आते थे और यहाँ से उसके बदले में इन सब चीजों की व्यापार करते थे। ये सब चीजें हैं, काली मिर्च, गरम मसाले, हल्दी, चंदन, रेशम, टाफ्टा, जूट, इन सब चीजों का व्यापार करते थे उस सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के बदले में। साथ में ये भी है कि 1,70,000 क्रूजेडो सिर्फ काली मिर्च के लिए आए। इस चीज का भी हमें इतिहास में देखने को मिलता है कि इस चीज से हमें ये पता चलता है कि हमारे गरम मसालों की विदेशों में बहुत अधिक डिमांड थी। अब हम देखेंगे कि ये तो थी कि जो हमारे यहाँ से चीजें वहां जाती थी। अब बात करते हैं कि हमें पुर्तगालियों की देन क्या है, पुर्तगालियों ने हमें क्या सिखाया। जब भी कोई दो लोग आपस में बात करते हैं तो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए जब दो सभ्यताएं, पुर्तगाली सभ्यता और भारतीय सभ्यता, जब ये दोनों आपस में व्यापार करने के उद्देश्य से एक दूसरे के नजदीक आई तो इन्होंने हमारे जो भारतीय हैं इन्होंने पुर्तगालियों से क्या सीखा। सबसे नंबर 1 के हमारे यहाँ पर किसी को लाल मिर्च का ज्ञान नहीं था। लाल मिर्च का खेती और लाल मिर्च का खाने में किस तरह का प्रयोग करना है ये सब हमें पुर्तगालियों ने सिखाया। नंबर 2, टमाटर की खेती और तंबाकू की खेती, ये सब पुर्तगालियों की देन थी जिन्होंने भारत में ये 3 चीजों की खेती करना और इन सब चीजों का प्रयोग करना, लाल मिर्च, टमाटर और तंबाकू का प्रयोग करना हमें सिखाया। साथ ही साथ यहाँ पर किसी को भी प्रिंटिंग प्रेस का कोई ज्ञान नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग करना भी हमें पुर्तगालियों ने सिखाया कि प्रिंटिंग प्रेस किस तरह से प्रयोग की जाती है और इसको किस किस तरह से हम जो है यूज कर सकते हैं अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए। तो प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग करना हमें पुर्तगालियों ने सिखाया। अब हम कहते हैं कि वास्तुकला के क्षेत्र में पुर्तगालियों की क्या भूमिका थी। पुर्तगालियों ने गोथिक शैली का हमें कि ये जो देन है ये पुर्तगालियों की ही है। हमारे यहाँ जो भी मस्जिद या गुरुद्वारे होते थे वो गोल गुंबद आकार के होते थे। इस तरह के ट्रायंगल आकार के जो आज गिरजाघर में दिखाई देता है हमें, इस तरह का ट्रायंगल का आकार जो है, तो इस तरह के जो बनावट है इसे गोथिक शैली कहते हैं। ज्यादातर गिरजाघर इसी बनावट में बने होते हैं। तो ये हमें पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों ने वास्तुकला के क्षेत्र में हमें गोथिक शैली का ज्ञान करवाया। तो इस तरह से हमने पढ़ा या समझा कि किस तरह से पुर्तगालियों ने हमारी सभ्यता को प्रभावित किया और उन्होंने हमें क्या क्या चीजें जो है सिखाई और हमारे यहाँ से कौन कौन सी चीजों का निर्यात जो है वो अपने देशों में या यूरोपियन देशों में करते थे। और उस समय हमारे यहाँ की कौन कौन सी वस्तुओं की यूरोपीय जो देश थे वहां पर बहुत डिमांड थी। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण पुर्तगालियों का पतन हो गया और उन्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो सबसे पहला है कि स्पेन की हार। पुर्तगाल जो था वो स्पेन के अधीन था। अंग्रेजों ने जब पुर्तगाल जो स्पेन को जब करारी हार दी तो उसके बाद ही पुर्तगालियों का जो दबदबा था वो मतलब कम हो गया और
उनका जो उनकी शक्ति जो थी वो क्षीण होने के कारण अब वो असमर्थ हो गए भारत में अपना व्यापारिक विस्तार करने में। तो ये भी एक कारण था जिसके कारण पुर्तगाल का पतन हो गया। नंबर 2, ब्राजील की खोज। पुर्तगालियों ने की एक था कि वो नए नए महाद्वीपों की खोज करते रहते थे। जब उन्होंने ब्राजील की खोज करी तो उनका जो है भारत में रुझान अपने आप ही खत्म हो गया। अब वो चाहते थे नए देश में हम अपनी व्यापारिक नीतियां अपनाएं, नए देशों से हम व्यापार करें। तो इसलिए धीरे धीरे उनका भारत में जो है इंटरेस्ट जो है वो खत्म होता गया जब उन्होंने ब्राजील की खोज करी। नंबर 3 जो है वो है आएगा कि ईसाई धर्म प्रचार या धार्मिक असहिष्णुता। जो पुर्तगाली लोग थे वो और किसी धर्म में बिलीव नहीं करते थे। वो मुसलमानी या मुसलमान मतलब जो वो धर्म है और या फिर हिंदू धर्म है इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही ईसाई धर्म अपनाएं। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बनाया और उनके साथ खूब अत्याचार किया। मुगल सेना के जब जहाज लूटे, कई मक्का जाने वाले जहाजों को वो लूट लेते थे और जो लोग थे मुसलमान जो लोग थे जो जाकर वहां पर पूजा करने के लिए जा रहे होते थे मक्का, उनको जहाज समेत जिंदा जला दिया जाता था। तो इस तरह की जो कट्टर नीति थी उसके कारण भी लोगों ने बहुत विरोध किया इनको और धीरे धीरे करके इनका भारत में जो है पतन हो गया। उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि ये इन्होंने लोगों को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित करवाया, मुसलमान और हिंदुओं को। नंबर 4 पे आता है इनकी व्यापारिक नीति। जो पुर्तगाली लोग थे इनकी व्यापारिक नीति इतनी अच्छी नहीं थी। ये व्यापारिक नीति में एक सक्षम अच्छी व्यापारिक नीति इनकी नहीं थी। व्यापारिक नीति में निजी स्वार्थों को ज्यादा जो है प्रयोग करते थे, ज्यादा ध्यान जो है निजी स्वार्थों की तरफ करते थे। जहाज जो आते जाते थे उन्हें लूट लिया जाता था, दूसरे व्यापारी जो थे वो इनसे परेशान थे। जहाँ जो अपने व्यक्तिगत हितों को ज्यादा महत्व देते थे। व्यापारिक नीतियां जो है अच्छे से उनका पालन नहीं करते थे। जिन राजाओं के अधीन होते थे कई बार उनके जहाजों को भी लूट लेते थे। तो इनकी व्यापारिक नीति जो थी अच्छी ना होने के कारण भी ये भी इनके पतन का एक प्रमुख कारण बनी। अब आएगा कि मुगलों का दक्षिण में विस्तार। जो पहले जो था जब पुर्तगाली लोग भारत आए थे तो उस समय भारत भिन्न भिन्न कई कई भारत में फूट थी। राजा लोग अलग 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 राज्यों मतलब कई राज्यों में बटा हुआ था भारत, जिनमें आपसी बनती नहीं थी, फूट थी, आपसी फूट थी। तो लेकिन जब मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, दक्षिण तक मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ तो एक ही राजा की छत्र छाया में सारे राज्यों को जो है चलना होता था। तो उस समय जो है इनका यहाँ पर टिकना, दक्षिण में टिकना मुश्किल हो गया। सभी राज्य एक ही राजा की छत्र छाया में आ गए और मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ तो पुर्तगालियों का पतन हो गया। क्योंकि पहले राज्य छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे जिसके कारण पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक क्षेत्र बढ़ा लिए। लेकिन जैसे ही सारे राज्य एक मुगलों के अधीन आए, एक ही राजा की छत्र छाया के नीचे सारे राज्य आ गए, इस तरह से पुर्तगालियों का पतन हो गया।